UPSC CMS 22 paper first question number 81. The first line investigation for diagnostic evaluation of patient with hypercalcemia. तो hypercalcemia का मोस्ट कॉमन काज होता है प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। तो फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन ऑलवेज इज सीरम IPTH लेवल। क्वेश्चन नंबर 82. Consider the following condition: Kaposi sarcoma, lymphoma, tuberculosis, and persistent generalized lymphadenopathy. Which of the above are the cause of lymphadenopathy in a HIV positive patient? तो ये सारे के सारे HIV positive patient में lymphadenopathy करवाते हैं। तो आंसर इज 1 2 3 4। आंसर इज 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 83. A patient receiving chemotherapy developed neutropenia. He present with fever, cough, expectoration, chest pain, and hemoptysis. His CT scan show chest reveal nodular infiltrate with halo sign and crescent sign. The most useful drug for treating him. तो सबसे पहले न्यूट्रोपेनिया है तो इम्यूनो कंप्रेस पेशेंट है, उसके साथ साथ ये लंग का इन्फेक्शन भी है। तो ये सारा का सारा फाइंडिंग सजेस्ट करती है इन्वेजिव पल्मोनरी एस्परजिलोसिस। इन्वेजिव पल्मोनरी एस्परजिलोसिस एक इम्यूनो कंप्रेस पेशेंट, उसके अलावा लंग का इन्फेक्शन, ये एस्परजिलस इन्फेक्शन को सजेस्ट करता है, सिटी साइन भी। और इसके लिए इन्वेजिव इन्फेक्शन के लिए ऑलवेज ड्रग ऑफ चॉइस इज वोरिकोनाजोल। आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 84. ए पेशेंट अंडरगो स्प्लेनेक्टोमी आफ्टर एन एक्सीडेंट, ही विल रिक्वायर ओरल प्रोफाइलेसिस अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म। तो स्प्लेनेक्टोमी के बाद में इन्फेक्शन होता है, उसको बोलते हैं ओप्सी, ओवरवेलमिंग पोस्ट स्प्लेनेक्टोमी इन्फेक्शन, जिसमें आता है मेनिंजाइटिस, सेप्सिस और न्यूमोनिया। और इनका मोस्ट कॉमन काज होता है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई। तो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई के लिए अपन प्रोफाइलेक्सिस करेंगे आफ्टर स्प्लेनेक्टोमी। क्वेश्चन नंबर 85. A 30-year-old male recently diagnosed with HIV present with eudinophilia. He was started on proton pump inhibitor and upper GI endoscopy was done. There was serpiginous ulcer. तो इसके मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन क्या है? सर्पिंजियस अल्सर इन नॉर्मल सराउंडिंग म्यूकोसा इन डिस्टल इजोफेगस। द मोस्ट लाइकली तो सर्पिंजियस अल्सर किसमें होता है? साइटोमेगालोवायरस इजोफेजाइटिस। तो इसका आंसर आ जाएगा साइटोमेगालोवायरस इजोफेजाइटिस, जिसमें लॉन्ग सर्पिंजियस एंड डीप अल्सर होते हैं। जबकि हर्पीस सिंप्लेक्स इजोफेजाइटिस में इसमें होते हैं राउंड स्मॉल सुपरफिशियल वोल्केन लाइक अल्सर। तो ये वैसे नहीं होगा। जीआरडी तो वैसे भी नहीं है। थर्ड इज साइटोमेगालोवायरस का आंसर आएगा। कैंडिडा इजोफेजाइटिस क्यों नहीं हुआ? कैंडिडा इजोफेजाइटिस में अपर जी एंडोस्कोपी में येलो वाइट प्लग सीन होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा? कैंडिडा इजोफेजाइटिस भी नहीं आएगा। तो इसका आंसर आएगा सी। क्वेश्चन नंबर 86. Which one of the following statement regarding post-gonococcal urethritis is correct? Post-gonococcal urethritis को अपन non-gonococcal urethritis भी बोलते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट, नाइजीरिया गोनेरिया इज द मोस्ट कॉमन फ्रीक्वेंट काज ऑफ पोस्ट गोनोकोकल यूरिथ्राइटिस इन मैन। रोंग। नाइजीरिया गोनोकोकल यूरिथ्राइटिस तो गोनोकोकल यूरिथ्राइटिस का काज होता है, जबकि नॉन गोनोकोकल यूरिथ्राइटिस के कॉज होते हैं क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटिस, यूरियो प्लाज्मा, यूरोलाइटिकम, माइकोप्लाज्मा एंड ट्राइकोमोनास। ये कॉज होते हैं नॉन गोनोकोकल यूरिथ्राइटिस। सेकंड, पोस्ट गोनोकोकल यूरिथ्राइटिस या नॉन गोनोकोकल यूरिथ्राइटिस रिफर टू नॉन गोनोकोकल यूरिथ्राइटिस इन मेन ट्रीटेड विथ अर्लियर विथ सिंगल डोज ऑफ पेनिसिलिन। यस करेक्ट। पोस्ट गोनोकोकल नॉन गोनोकोकल यूरिथ्राइटिस होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा? बी। आंसर इज बी। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की ओर।
combination therapy with azithromycin lead to resistant and should be avoided. Wrong. एजिथ्रोमाइसिन कॉम्बिनेशन थेरेपी तो इसमें देते हैं, अवॉइडेड नहीं करते, तो यह हो गया रॉन्ग, क्योंकि एजिथ्रोमाइसिन तो अपन देते हैं इसमें नॉनकोकल यूरिथाइटिस में. फोर्थ, post gonococcal urethritis usually occur within 1 week after treatment of non gonococcal urethritis. ये भी wrong, तो इसका आंसर आएगा बी. Let's talk about question number 87. Which one of the following treatment is considered as gold standard for brucellosis in adult? तो आंसर इज स्ट्रेप्टोमाइसिन and doxycycline. Streptomycin is 1 gram per day and doxycycline is 200 milligram per day for 2 to 3 week. 2 से 3 वीक के लिए स्ट्रेप्टोमाइसिन 1 ग्राम पर डे एंड डॉक्सीसाइक्लिन 200 मिलीग्राम पर डे देते हैं ब्रुसेलोसिस के लिए. क्वेश्चन नंबर 88. Which one of the following has the highest risk for human immunodeficiency virus transmission after single exposure to an HIV infected root? तो सिंगल एक्सपोजर में सबसे ज्यादा रिस्क होते हैं वेजाइनल डिलीवरी का तो रिस्क होता है 20 to 30%. सिंगल एक्सपोजर. वेजाइनल इंटरकोर्स के लिए रिस्क होता है ओनली 0.1%. ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए रिस्क होता है 90 to 100%. 90 to 100. और परक्यूटेनियस नीडल स्टिक इंजरी के लिए रिस्क होता है 0.3%. तो हाईएस्ट रिस्क किसका होगा? हाईएस्ट रिस्क होगा ब्लड ट्रांसफ्यूजन. तो आंसर इज सी. क्वेश्चन नंबर 89. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू विटामिन सी. फर्स्ट, विटामिन इट इज ए हीट स्टेबल. रॉन्ग. विटामिन सी होता है हीट लेबाइल होता है विटामिन सी. नॉर्मल प्लेटलेट आर पुअर इन एस्कॉर्बेट. ये भी रॉन्ग होगा क्योंकि प्लेटलेट एस्कॉर्बेट से रिच होता है कि ना कि पुअर. थर्ड इज पेरिफोलिकुलर हाइपरकेराटोसिस इज ए क्लिनिकल साइन ऑफ स्कर्वी. यस राइट. इन्फेंट फेड एक्सक्लूसिवली ऑन बॉयल मिल्क आर विटामिन सी डेफिशिएंट. क्योंकि विटामिन सी होता है वो हीट लेबाइल होता है, अगर इसको बॉयल करेंगे तो वो विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो जाएगी. तो ये भी सही है. 3 and 4 आंसर इज डी. Question number 90. Which of the following statement are correct in respect of vitamin D? First, skin exposure to sunlight is the main source. Yes, absolutely right. क्योंकि जो स्किन में डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल होता है वो सन एक्सपोजर की प्रेजेंस में, यूवी बी रेज की प्रेजेंस में या सन की प्रेजेंस में यह बनाता है प्री विटामिन डी, और प्री विटामिन डी से विटामिन डी फॉर्मेशन होता है. तो एब्सोल्युटली राइट. सेकंड इज डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी कोज डिस्टल मसल्स वीकनेस. रॉन्ग. डिस्टल मसल्स वीकनेस पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा विटामिन डी की डेफिशिएंसी. तो ये हो गया रॉन्ग. थर्ड, विटामिन डी सिंथेसिस डिक्रीज इन विंटर एज वन मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर. तो विटामिन डी सिंथेसिस विंटर में डिक्रीज होगा. विंटर के सीजन में यूवी बी रेज या सनलाइट कम होता है. और दूसरी बात ये अर्थ है, तो अर्थ के जो इक्वेटर है उसमें तो अच्छा खासा सनलाइट होता है और इसके पोल में सनलाइट कम है या यूवीबी रेज कम है. तो इसके अवे जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे विटामिन डी सिंथेसिस डिक्रीज होता जाएगा इक्वेटर से जैसे जैसे अवे जाएंगे. तो ये भी सही. बॉडी स्टोर एक्यूमुलेट ड्यूरिंग समर इज कंज्यूम ड्यूरिंग विंटर. यस, समर में ज्यादा सन रेज होती है तो या यूवी रेज ज्यादा होती है तो ज्यादा स्टोर होता है, जबकि विंटर में कम. तो आंसर इज 134. क्वेश्चन नंबर 91. विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ एक्नी वल्गैरिस. तो ट्रीटमेंट ऑफ एक्नी वल्गैरिस के लिए फर्स्ट इज टॉपिकल बेंजोइल पेरोक्साइड. यस, एक्नी वल देते हैं. टॉपिकल एंटीबायोटिक लाइक क्लिंडामाइसिन. ये भी राइट आंसर. ओरल आइसोट्रेटिनोइन भी यूज करते हैं एक्नी वल्गैरिस के लिए. फोर्थ इज ओरल इवारमेक्टिन का यूज एक्नी वल्गैरिस में नहीं करते. फिर इसका यूज कहाँ पे करते हैं? इसका यूज करते हैं, ये एंटी पैरासाइटिक ड्रग है, एंटी पैरासाइटिक है. इसका मोस्ट कॉमन यूज अपन
इसके बीच में करता है, इसके बीच। इसके अलावा हेलमेंथियसिस और ओन्कोसर्कियासिस में भी इसका यूज करता है। तो इसका आंसर आएगा 1 2 3। एक्ने वल्गरिस के लिए आंसर आएगा 1 2 3। तो ये हो गया 81 to 90 क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 92। Which one of the following is a cause of scaring alopecia? Scaring alopecia या परमानेंट हेयर लॉस। स्केरिंग में क्या होता है? परमानेंट हेयर लॉस होता है, जो इन्फ्लेमेटरी टाइप का एलोपेशिया होता है। तो इसका कोज देखते हैं। फर्स्ट एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, एंड्रोजेनिक होता है। नॉन स्केरिंग एलोपेशिया, एलोपेशिया एरियोटा, ये भी टेम्परेरी या नॉन स्केरिंग होता है। सिपिलिस भी नॉन स्केरिंग होता है। फोर्थ इज रेडियोथेरेपी। यस, रेडियोथेरेपी इज कोज ऑफ स्केरिंग एलोपेशिया या परमानेंट हेयर लॉस या इन्फ्लेमेटरी एलोपेशिया। लेट्स टॉक अबाउट एग्जांपल ऑफ स्केरिंग एंड नॉन स्केरिंग एलोपेशिया। नॉन स्केरिंग एलोपेशिया लाइक एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, एलोपेशिया एरियाटा, सिपिलिस, ल्यूपस, नॉन स्केरिंग टाइप का या नॉन इन्फ्लेमेटरी टाइप का। जबकि स्केरिंग एलोपेशिया में आ गया रेडियोथेरेपी, स्क्लेरोडर्मा, टीनिया कैपिटस। इन्फ्लेमेटरी टाइप का टीनिया कैपिटस होता है, उसमें स्केरिंग होता है इन्फ्लेमेटरी टाइप का। डीएलई, डिस्कोइड, ल्यूपस इरिथ्रोमेटस, ल्यूपस वल्गेरिस, लाइकेन प्लेनोपिलेरिस। तो ये कोज होता है स्केरिंग एलोपेशिया, जिसमें हेयर ग्रोथ दोबारा नहीं होती, परमानेंट हेयर लॉस हो जाता है। जबकि नॉन स्केरिंग में बताई दिए टीनिया के एंड्रोजेनिक एलोपेशिया हो गया, एलोपेशिया एरिएटा हो गया, एनाजन इफ्लूवियम हो गया, ट्राइकोटिलोमिनिया हो गया साइकेट्रिक पेशेंट में, एसएलई हो गया सिपिलिस में हो गया, टीनोजन इफ्लूवियम हो गया, और डिफिशियंसी ऑफ जिंक आयरन, ये नॉन स्केरिंग एलोपेशिया के कोजेज है। क्वेश्चन नंबर 93। Which of the following are used as mood stabilizer for the treatment of bipolar disorder? तो मूड स्टेबलाइजर के तौर पे अपन लिथियम एंटी कन्वर्जेंट एंड एंटी साइकोटिक ड्रग यूज करते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन सी यूज करेंगे? वेलप्रोइक एसिड हो गया एंटी कन्वर्जेंट, लेमोट्राइजिन भी एंटी कन्वर्जेंट, कार्माजेपिन भी एंटी कन्वर्जेंट। ये तीनों ड्रग मूड स्टेबलाइजर के तौर पे यूज करते हैं। प्रोपेनोलोल यूज नहीं करते मूड स्टेबलाइजर के तौर पे। तो इसका आंसर आएगा 1 2 3। आंसर इज 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 94। एन एल्डरली एल्कोहलिक मैन हु मेनली ईट ए डाइट ऑफ मेज एंड मेज प्रोडक्ट। जो मेज और मेज प्रोडक्ट लेते हैं उनमें डेफिशिएंसी होती है ट्रिप्टोफैन एंड ल्यूसिन डेफिशिएंसी होती है। Present with chronic diarrhea, severe sunburn-like lesion on exposed part, and acute delirium, he is admitted. What is the likely diagnosis and its treatment? तो tryptophan and leucine deficiency plus diarrhea, dermatitis and dementia या delirium, ये सारे के सारे फीचर होते हैं। पेलेग्रा होता है नियासिन डेफिशिएंसी या विटामिन B3 डेफिशिएंसी। तो इसका आंसर क्या आएगा? आंसर नंबर सी, पेलेग्रा नियासिन डेफिशिएंसी। जबकि जो दाल खाते हैं पल्स, उनमें डेफिशिएंसी होती है मिथ्योनिन एंड सिस्टीन की। मेज में डेफिशिएंसी बताई दिया ट्रिप्टोफैन एंड ल्यूसिन। वीट में डेफिशिएंसी होती है थ्रियोनिन एंड ल्यूसिन। तो हो गया क्वेश्चन नंबर 95। Which one of the following is indication for self injectable adrenaline? तो इंडिकेशन कब है? फर्स्ट इज एनाफाइलेक्सिस टू एलर्जी दैट आर डिफिकल्टी टू अवॉइड। तो इसका सबसे बेस्ट आंसर क्या आएगा? एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन। एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन में सेल इंजेक्ट कर सकता है एड्रेनलिन का।
क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96, which of the following statement with regard to arteriovenous fistula in dialysis patient are correct? First, distension and thickening of vessels wall occur. Yes, arteriovenous fistula में distension and thicken हो जाता है vessels wall का। For made up to a year before dialysis is contemplated, तो ये भी सही है, 1 year पहले फॉर्मेशन करते हैं। लेग वेन आर यूजुअली प्रेफर, नो, लेग वेन प्रीफर नहीं करते, इसमें प्रीफर करते हैं अपर लिम्ब की जो भी वेन है उनको प्रीफर करते हैं। फोर्थ इज सिंथेटिक ग्राफ्ट में बी यूज इफ फिस्टुला फॉर्मेशन इज नॉट पॉसिबल, या सिंथेटिक ग्राफ्ट यूज कर सकते हैं यदि फिस्टुला फॉर्मेशन नहीं होता। तो आंसर इज 1, 2 एंड 4। आंसर इज 1, 2 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 97। अब पीडिया के क्वेश्चन आना स्टार्ट हो गए। पीडियाट्रिक्स के फर्स्ट क्वेश्चन है, एन इन्फेंट वाज बोर्न ए 30 वीक ऑफ जेस्टेशन एंड वेट इज 1.2 kg at birth. Which of the following is recommended the initial feeding method? तो इसका आंसर आएगा, तो सबसे पहले इनिशियल फीडिंग मेथड की बात करते हैं। यदि बेबी 34 वीक जेस्टेशन के बाद में बोर्न होता है तो उसमें सकिंग का, स्वेलिंग का और ब्रीथिंग का गुड कोऑर्डिनेशन होता है, गुड कोऑर्डिनेशन होता है, तो अपन ब्रेस्ट फीडिंग करवा सकते हैं। जो 34 वीक का होता है उसमें इनका इनकम्प्लीट कोऑर्डिनेशन होता है, इनकम्प्लीट कोऑर्डिनेशन होता है इन तीनों में। तो इसके लिए बेस्ट फीडिंग मेथड है कटोरी और स्पून फीडिंग। परंतु 28 टू 32 वीक होता है उसमें सकिंग ब्रेस्ट प्रेजेंट बट lack of coordination between swallow and breathing और swallow में कोऑर्डिनेशन नहीं होता 28 टू 30 वीक। तो इसके लिए बेस्ट फीडिंग है ओरोगेस्ट्रिक, डायरेक्ट फीड को स्टोमक में पहुंचाना, ओरोगेस्ट्रिक या नेजोगेस्ट्रिक फीड। क्योंकि ब्रीथिंग और swallow में कोऑर्डिनेशन ही नहीं है तो एस्पायरेशन के चांस होते हैं, इसलिए हम डायरेक्ट ओरोगेस्ट्रिक या नेजोगेस्ट्रिक फीड देते हैं। और जो लेस देन 28 वीक होता है उसमें गट क्या होती है, इमेच्योर होती है। गट इमेच्योर होती है तो ओरल तो दे ही नहीं सकते, तो उसके लिए होता है आईवी फ्लूइड ओनली, आईवी फ्लूइड ओनली, क्योंकि गट इमेच्योर होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है अपने पास 30 वीक है, तो 30 वीक का आंसर आएगा इसमें लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन स्वेलो एंड ब्रीथिंग, तो इसका आंसर आएगा ओरोगेस्ट्रिक या नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब। तो इसका आंसर आएगा ओरोगेस्ट्रिक फीडिंग। तो इनिशियल फीडिंग मेथड कौन सा होता है, ओरोगेस्ट्रिक। ब्रेस्ट फीडिंग होता है 34 से अबव, फीडिंग ऑफ स्पून एंड कटोरी होता है 30 टू 34 वीक, इंट्रावेनस फ्लूइड होता है लेस देन 28 वीक। ये 28 का, ये 32 टू 34 और ये होता है मोर देन 34। ओरोगेस्ट्रिक होता है 28 टू 32। अब क्वेश्चन नंबर 98 सेम क्वेश्चन है, ए न्यूबॉर्न वाज डिलीवर एट 32 वीक जेस्टेशन। ए 32 वीक है तो उसको अपन स्टार्ट कर सकते हैं फीडिंग बाय स्पून एंड कटोरी से। तो इसमें स्टार्ट कर दिया, स्टार्टेड ऑन स्पून फीड आफ्टर बर्थ ऑन फीडिंग विद स्पून द बेबी डेमोस्ट्रेट सम स्पेलिंग एंड कफिंग। तो इसमें कफिंग हो रहा है और स्पेलिंग हो रहा है, तो इसका मतलब अभी कोऑर्डिनेशन डेवलप नहीं हुआ, सकिंग में कोऑर्डिनेशन डेवलप नहीं हुआ, स्वेलो एंड ब्रीथिंग में कोऑर्डिनेशन डेवलप नहीं हुआ। तो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप ऑफ मैनेजमेंट? यदि कोऑर्डिनेशन डेवलप नहीं हो रहा तो फूड को अपन डायरेक्ट स्टोमक में पहुंचाते हैं, तो ओरोगेस्ट्रिक और नेजोगेस्ट्रिक फीडिंग। प्रीफर मेथड तो 32 वीक पे होता है स्पून एंड कटोरी फीड, परंतु उसके लिए तैयार नहीं है बच्चा तो अपन ओरोगेस्ट्रिक और नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 डेवलपमेंटल माइलस्टोन से क्वेश्चन है 99। ए चाइल्ड स्पीक बाई सिलेबल, स्पीक लाइक मामा एंड बाबा, ही इज एबल टू सिट विदाउट सपोर्ट एंड लुक एट द सोर्स ऑफ द साउंड डायगोनली, ही लाइकली एज। तो ये मामा एंड बाबा बाई सिलेबल स्पीच आती है इसकी 9 मंथ में।
ही एबल टू सिट विदाउट सपोर्ट सिट होने लग जाता है 8 मंथ में। एंड लुक एट द सोर्स ऑफ साउंड डायगोनली, ही इज लाइकली एज, तो इसकी एज क्या हो सकती है? सीधी सी बात है 9 मंथ से ज्यादा ही होगी, तो 9 मंथ से ज्यादा ही होगी, तो इसका आंसर आएगा 10 मंथ। आफ्टर सस्टेनिंग ए हेड इंजरी an 18 month old child display eye opening only to pen, eye opening to only to pen, moan on boy, moan on painful stimuli and withdraw to painful stimuli. What is the modified Glasgow comma scale score? तो इसके लिए ग्लासगो कॉमा स्कोर होता है EVM, EVM। तो ई की ग्रेडिंग होती है 4 3 2 1। आई ओपनिंग टू स्पॉन्टेनियस आई ओपनिंग टू स्टिमुलस, आई ओपनिंग टू पेन, और वन इज आई नो आई ओपनिंग, है ना। तो यहाँ पे आई ओपनिंग टू पेन आ रहा है, तो इसका आंसर आएगा E2। वर्बल, वर्बल के लिए इसमें देते हैं 5 4 3 2 1। फर्स्ट 5 स्कोर देते हैं जब वो वेल ओरिएंटेड होता है, वेल ओरिएंटेड होगा तो 5, स्लाइटली कंफ्यूज होगा तो इसका 4 स्कोरिंग। इन अप्रोप्रिएट वर्ड बोल रहा है, इन अप्रोप्रिएट वर्ड तो 3। इनकम्प्रेसिबल स्पीच या मोन, तो इसको स्कोरिंग देते हैं 2, और कुछ नहीं बोल रहा तो इसको स्कोरिंग देते हैं 1। तो यहाँ पे इनकम्प्रेसिबल स्पीच या मोन हो रहा है तो इसका स्कोरिंग देते हैं अपन 2, तो V2। ऐसे मोटर के लिए अपन स्कोरिंग देते हैं 6 5 4 3 2 1। 6 स्कोर देते हैं वेल कमांड, 5 स्कोर देते हैं लोकलाइज टू पेन, पेन को लोकलाइज कर पा रहा है कि नहीं। 4 इस देते हैं विद्रो टू पेन, मतलब नॉर्मल विद्रो टू पेन। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में दे रखा है विद्रो टू पेन स्टिमुलाइज, तो इसका आंसर आएगा 4, तो M4। 3 देते हैं एबनॉर्मल फ्लेक्शन, 2 देते हैं एबनॉर्मल एक्सटेंशन, और 1 देते हैं नो मोमेंट। तो इसका स्कोरिंग आएगा E2 V2 M4। 2 और 2 4, 4 और 4 8, तो स्कोरिंग आएगा इसका 8। आंसर इज B। क्वेश्चन नंबर 101 क्वेश्चन रॉन्ग है, 101 क्वेश्चन ही रॉन्ग है, यूपीएससी ने इसको डिलीट किया है। क्वेश्चन नंबर 102, a 3-day-old newborn present with jaundice since birth. Examination reveal pallor hepatosplenomegaly. The newborn also has a cephalohematoma. Which one of the following is the most important indicator to the diagnosis of pathological jaundice? Pathological jaundice के लिए most important indicator यहाँ पे है clinical jaundice since birth। तो most important indicator यही है, क्योंकि physiological jaundice होता है ना, उसमें फिजियोलॉजिकल जॉइंडिस होता है, उसमें जॉइंडिस अपीयर होता है आफ्टर 24 आवर। यदि बर्थ से ही जॉइंडिस है तो इसके लिए है पैथोलॉजिकल जॉइंडिस। क्वेश्चन नंबर 103, व्हाट इज द डायग्नोसिस ऑफ ऑटिज्म स्पेक्ट्रल डिसऑर्डर प्राइमरली बेस्ड अपॉन, तो इसका आंसर आएगा क्लिनिकल क्राइटेरिया ओनली क्लिनिकल क्राइटेरिया यूज करते हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रल डायग्नोसिस के लिए। इसके लिए कौन कौन से क्लिनिकल क्राइटेरिया यूज है? 2 क्लिनिकल क्राइटेरिया है, एक तो है ऑटिज्म डायग्नोस्टिक ऑब्जर्वेशनल शेड्यूल, एक होता है ऑटिज्म डायग्नोस्टिक इंटरव्यू रिवाइज। ये 2 क्लिनिकल क्राइटेरिया है। क्वेश्चन नंबर 104, अकॉर्डिंग टू द नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम which one of the following drug is given to newborn to HIV positive mother to prevent mother to child transmission of HIV infection? तो इसका आंसर रहेगा नेविरापिन को यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 105, which one of the following is statement is correct in context of human breast milk? करेक्ट बताना है। फर्स्ट, द कंसेंट्रेशन ऑफ लैक्टोज इज 5 ग्राम पर डेसीलीटर, तो इसका आंसर है 5 ग्राम पर डेसीलीटर नहीं होता है, कंसेंट्रेशन होती है 6 to 7 ग्राम पर डेसीलीटर। द प्रोटीन कंटेंट इज हायर देन द इन एनिमल मिल्क, नो, इसमें प्रोटीन कंटेंट हायर नहीं होता, प्रोटीन कंटेंट लोअर होता है एनिमल मिल्क से, क्योंकि इसमें प्रोटीन कंटेंट होता है 0.9 to 1.1 ग्राम पर डेसीलीटर, जबकि एनिमल मिल्क में प्रोटीन होता है 3.4 ग्राम पर डेसीलीटर।
तो इसमें तो हायर नहीं होगा, लोअर होगा ब्रेस्ट मिल्क में। सी ह्यूमन मिल्क डज नॉट कंटेन टोरिन एंड सिस्टीन लाइक एनिमल मिल्क एंड फॉर्मूला मिल्क, ये भी wrong, क्योंकि ह्यूमन मिल्क में तो टोरिन और सिस्टीन होता है, जबकि एनिमल और फॉर्मूला मिल्क में टोरिन एंड सिस्टीन नहीं होता। ह्यूमन मिल्क कंटेन ओमेगा 2 एंड ओमेगा 6 वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड, यस, इसमें फूफा होता है, पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है ह्यूमन मिल्क में। तो आंसर इज डी, आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 106, which of the following are age appropriate language milestone in normally developing 2 year old child? तो लैंग्वेज माइलस्टोन की बात करें तो लैंग्वेज माइलस्टोन 2 year old के लिए बताना है। फर्स्ट लैंग्वेज माइलस्टोन 1 मंथ, 1 मंथ पे अलर्ट टू, अलर्ट 3 मंथ में अलर्ट टू साउंड, साउंड से अलर्ट हो जाएगा। 3 मंथ में कुई, कुइंग। 4 मंथ पे लाउड, लाफिंग। 6 मंथ पे मोनो सिलेबल स्पीच। 9 मंथ पे बाई सिलेबल स्पीच, बाई सिलेबल स्पीच लाइक मामा बाबा। 12 मंथ पे या 1 ईयर पे 1-2 वर्ड बोलेगा विथ मीनिंग। 18 मंथ पे 8 to 10 वर्ड। 2 ईयर पे 50 to 100 वर्ड, 2 वर्ड सेंटेंस। एंड प्रोनाउंस यूज लाइक आई मे यूज, ये प्रोनाउंस यूज करने लग जाएगा 2 ईयर पे। 3 ईयर पे से सॉन्ग, गाना गा सकता है, पोइम गा सकता है या स्टोरी टेल कर सकता है। ये 3 ईयर पे नहीं होगा, ये 4 ईयर पे होगा स्टोरी। 3 ईयर पे तो नो फुल नेम और जेंडर, अपना नाम और जेंडर जान पाएगा। 4 ईयर पे गाना गा सकता है, पोएम गा सकता है, स्टोरी बता सकता है। 5 ईयर पे आस्क मीनिंग ऑफ वर्ड, आस्क मीनिंग ऑफ वर्ड की मीनिंग पूछ सकता है। तो ये हो गया। तो यहाँ पे बताना 2 ईयर में फर्स्ट इज वोकैबुलरी 50 to 100 वर्ड्स, ये भी सही है। यूज प्रोनाउंस, प्रोनाउंस लाइक आई मी यू, तो ये भी राइट है। ओकेजन रिपीटिंग ऑफ वर्ड, यस, रिपीट वर्ड को भी रिपीट कर सकता है। स्टार्टिंग हिज नेम व्हेन आस्क, नो, ये तो उसका नाम कब जान पाएगा वो 3 ईयर पे। तो इसका आंसर आएगा 1 2 3, आंसर इज 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 107, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स आर यूज्ड फॉर द डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग? तो स्क्रीनिंग के लिए कौन कौन सी टूल यूज किया जाता है? डेनवे 2, यस, स्क्रीनिंग के लिए यूज किया जाता है। एज एंड स्टेज क्वेश्चनरी, ये भी स्क्रीनिंग के लिए यूज किया जाता है। पेरेंट्स इवैल्यूएशन ऑफ डेवलपमेंटल स्टेटस, ये भी स्क्रीनिंग के लिए यूज होता है। बेली स्केल फॉर इन्फेंट एंड टोडलर डेवलपमेंट, ये स्क्रीनिंग के लिए यूज नहीं किया जाता, ये होता है डेफिनेटिव टेस्ट, ये होता है डेफिनेटिव टेस्ट। तो इसका आंसर आएगा 1 2 3, आंसर इज 1 2 3। और अदर स्क्रीनिंग मेथड हो गए कैट क्लैंप, पाठक, बड़ोड़ा, त्रिवेंद्रम, जीएच, ड्राइविंग, ये सारे स्क्रीनिंग मेथड है। और ये हो गए, जबकि बेली स्केल फॉर इन्फेंट और टोडलर डेवलपमेंट ये डेफिनेटिव टेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 108, 108 क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू किंग कॉलेज क्राइटेरिया, किंग कॉलेज क्राइटेरिया होता है कि ये होता है एसिटामिनोफेन टॉक्सिसिटी या पैरासिटामोल टॉक्सिसिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इंडिकेटर फॉर रेफरिंग द लीवर ट्रांसप्लांटेशन फॉलोइंग एसिटामिनोफेन टॉक्सिसिटी? तो इसके लिए कौन कौन से क्राइटेरिया है? बस ट्रांस एमाइनेज लेवल मोर देन 4000 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर, नो, ट्रांस एमाइनेज लेवल इस क्राइटेरिया में नहीं आता। इस क्राइटेरिया में आता है ग्रेड 3 एंड 4 हिपेटिक इंसेफेलोपैथी जरूर आता है। सेकंड, एसिडेमिया, सीरम पीएच लेस देन 7.3 आफ्टर एडिक्वेट फ्लूइड रिससिटेशन, यस, ये क्राइटेरिया में आता है। कोगुलोपैथी, आईएनआर मोर देन 6 और पीटी मोर देन 100, ये भी आईएनआर इसका किंग कॉलेज का क्राइटेरिया है।
रीनल डिसफंक्शन भी होता है। तो इसका आंसर आएगा 2, 3 एंड 4। आंसर इज 2, 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 109, which one of the following statement is correct about intradermal fractional IPV with respect to intramuscular IPV? तो फ्रैक्शनल आईपीवी 1/10, नो 1/10 नहीं होती, इसका डोज होता है 1/5। फ्रैक्शनल आईपीवी 1/5 ऑफ द आईएम डोज ऑफ आईपीवी। यस, तो आंसर इज बी, क्योंकि आईएम डोज होता है 0.5 ml और फ्रैक्शनल आईपीवी का इंट्राडर्मल डोज होता है 0.1, तो 1/5 होता है। Question number 110. Which one of the following statement is correct regarding the Government of India program Home Based Care of Young Child? तो इसके लिए आंसर आएगा The infant is monitored from 3 months to 15 months of age. Question number 111. In a child with high anion gap metabolic acidosis, poisoning with which of the following may be suspected? High anion gap metabolic acidosis. तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो गया ना। सबसे पहले बात करते हैं एनाइन गैप। एनाइन गैप होता है पॉजिटिव का आयन माइनस नेगेटिव आयन जैसे क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट, इनके बीच का गैप होता है, उसको बोलते हैं एनाइन गैप। जिसमें ये गैप इंक्रीज हो जाता है उसको बोलते हैं हाई एनाइन गैप, और जिसमें नॉर्मल रहता है वो नॉर्मल एनाइन गैप। तो इसमें क्या होता है, हाई एनाइन गैप के एग्जांपल है आयरन टॉक्सिसिटी, ग्लाइकोल पॉइजनिंग, मेथेनॉल पॉइजनिंग, सैलिसिलेट पॉइजनिंग, सैलिसिलेट या एस्पिरिन पॉइजनिंग, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, यूरेमिया, पर एल्डिहाइड या लैक्टेट पॉइजन। ये सारे के सारे हाई एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, क्योंकि ये सारे नेगेटिव आयन, तो ये नेगेटिव आयन रिप्लेस हो जाएंगे, नेगेटिव आयन रिप्लेस हो जाएंगे जो कि अनमेजर है, अनमेजर एनाइन इंक्रीज हो जाएंगे। अनमेजर वाले एनाइन इंक्रीज होंगे तो ये मेजर वाले क्लोराइड और बाइकार्बोनेट ये हो जाएंगे डिक्रीज, ये होते हैं मेजर एनाइन, तो हो जाएंगे डिक्रीज, और ये डिक्रीज हो गए तो ये एनाइन गैप इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि अनमेजर एनाइन आयन इंक्रीज हो जाते हैं जो मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि ये माइनस नहीं कर सकते, यहाँ पे एनाइन गैप में ये माइनस नहीं करते, तो अनमेजर वाले हो गए इंक्रीज, तो मेजर वाले हो गए डिक्रीज, डिक्रीज हो गए तो हाई एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस। जबकि एक होता है नेगमा, नॉर्मल एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस, जैसे रीनल काज में हो गया रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, जीआईटी काज में हो गया डायरिया, जिसमें क्या होता है, जैसे डायरिया हो गया, डायरिया में क्या होता है, बाइकार्बोनेट हो जाता है लॉस, बाइकार्बोनेट लॉस हो गया तो इसकी जगह ले लेगा क्लोराइड, क्लोराइड क्या हो गया इंक्रीज, तो इसमें बाइकार्बोनेट कम हुआ तो क्लोराइड इंक्रीज हो गया, तो एनाइन गैप ये हो गया सोडियम, एनाइन गैप कैसे निकालते हैं, सोडियम माइनस क्लोराइड और बाइकार्बोनेट, सोडियम में से बाइकार्बोनेट डिक्रीज करते हैं, यहाँ पे बाइकार्बोनेट डिक्रीज हुआ तो क्लोराइड इंक्रीज हो गया, तो गैप वो का वही रहेगा, तो उसको बोलते हैं नेगमा, नॉर्मल एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो इसका आंसर आएगा यहाँ पे हाई एनाइन में आ गया आयरन, आयरन टॉक्सिसिटी। क्वेश्चन नंबर 112, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए डेंजर साइन फॉर न्यूबॉर्न बेबी? न्यूबॉर्न बेबी के लिए डेंजर साइन कौन सा है? टेम्परेचर बिटवीन 36 टू 36.5, नो, ये डेंजर साइन नहीं है। टेम्परेचर होना चाहिए डेंजर साइन के लिए 37.5 डिग्री से ज्यादा या 35.5 डिग्री सेल्सियम से कम। सेकंड इज रेस्पिरेटरी रेट मोर देन 60 पर मिनट, तो यस ये करेक्ट है, रेस्पिरेटरी रेट 60 से ऊपर होनी चाहिए। थर्ड इज हार्ट रेट ऑफ 120, ये भी डेंजर साइन नहीं है। वेट लॉस ऑफ 8% विद इन फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ, ये भी डेंजर नहीं। बाकी अदर डेंजर साइन कौन कौन से हैं? कन्वर्जन हिस्ट्री, अनेबल टू फीड, सीवियर चेस्ट इंड्रोविंग, मूवमेंट, मूवमेंट कर रहा है ओनली स्टिमुलस देने पर, मूवमेंट
ओनली स्टिमुलस, ओनली स्टिमुलस, स्टिमुलस देने पे ही मूवमेंट करा। तो ये सारे के सारे इसके डेंजर साइन हो गए। Question number 113. The code given represent a specific type of permanent. The eruption of the which of the following combination will be close to menarche in girls? गर्ल्स में menarche होता है 10 to 12 ईयर एज में। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले कौन कौन से की क्या क्या एज होती है। जो इंसाइजर होता है, इंसाइजर एंड फर्स्ट मोलार होता है, इंसाइजर और फर्स्ट मोलार, इनकी अप्रोक्सीमेट एज होती है 6 to 7 ईयर। कैनाइन एंड सेकंड मोलार होता है, कैनाइन सेकंड मोलार एंड प्री मोलार, दोनों के दोनों प्री मोलार, इनकी अप्रोक्सीमेट एज होती है 9 to 12 ईयर। और थर्ड मोलार होता है, थर्ड मोलार होता है उसकी अप्रोक्सीमेट एज होती है विजडम टीथ या थर्ड मोलार 17 ईयर। तो इसमें अपन बताना है 10 to 12 ईयर के बीच में। इंसाइजर, इंसाइजर नो, इंसाइजर होता है 6 to 7 ईयर अप्रोक्सीमेट। के9 यस, के9 होता है 10 to 12 ईयर के आसपास। प्रीमोलार, प्रीमोलार आल्सो 10 to 12 ईयर। तो के9 एंड प्रीमोलार आल्सो। मोलार, मोलार फर्स्ट मोलार 6 to 7, सेकंड मोलार 9 to 12 और थर्ड मोलार 17 ईयर। तो ये भी नहीं होगा, ये भी अलग अलग एज में होता है। तो इसका आंसर आएगा 2 and 3। आंसर इज 2 and 3। क्वेश्चन नंबर 114. Urinary alkalinization is used for the enhancing excretion of which of the following poisoning? Urinary alkalinization करते हैं एसिडिक, वीक एसिडिक पॉइजनिंग लाइक बारबिटूरेट, बारबिटूरेट और एस्पिरिन। ये क्या है? वीक एसिड पॉइजनिंग है, वीक एसिड पॉइजनिंग। और वीक एसिड पॉइजनिंग के लिए अपन करते हैं एल्केलिनाइजेशन, जो कि एसिड और एल्केलाइजेशन क्या हो जाएगा? आयनाइज फॉर्म में जाएगा, और आयनाइज फॉर्म में हो जाएगा तो ये एक्सक्रेशन अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर आएगा फिनोबार्बिटोन। तो आंसर इज फिनोबार्बिटोन। जबकि यूरिनरी, जबकि यूरिनरी एसिडिफिकेशन करते हैं, एसिडिफिकेशन करते हैं, यूरिनरी एसिडिफिकेशन किसे करते हैं? अमोनियम क्लोराइड से। और एल्केलाइजेशन किसे करते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट से। ये करते हैं वीक बेसिक पॉइजनिंग लाइक मोर्फिन और एम्फेटेमाइन, इनके लिए अपन यूरिनरी एसिडिफिकेशन करते हैं। और बारबिटूरेट और एस्पिरिन के लिए यूरिनरी एल्केलिनाइजेशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 115. A 4-year-old child is brought with history of ingestion of 1 gram of paracetamol 2 hours back. What should the initial management? तो ये थोड़ा क्वेश्चन ट्रिकी है। इनिशियल मैनेजमेंट में हमेशा गैस्ट्रिक लावाज फर्स्ट करते हैं, फिर ओरल एंड एसिटाइलसिस्टीन बाद में देते हैं। तो फर्स्ट आंसर इज इनिशियल मैनेजमेंट इज गैस्ट्रिक लावाज। Question number 116. Antidote to reverse the muscarinic effect of OP poisoning, organophosphate toxicity. तो आंसर इज एट्रोपिन। आंसर इज एट्रोपिन। एट्रोपिन इज एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट। Question number 117. A 7-year-old child to brought the emergency with seizure and drowsiness. The child has been receiving some drug for fever for past 2 days. Child is found to be sinus with oxygen saturation is 40 and unresponsive to oxygen therapy. ब्लड गैस एनालिसिस टू नॉर्मल PaO2। तो मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन यही है इसकी। ब्लड एनालिसिस क्या बता रहा है? नॉर्मल PaO2 लेवल। तो नॉर्मल PaO2 लेवल कब बताता है? जब मेट हीमोग्लोबिनीमिया, हीमोग्लोबिनीमिया में PaO2 नॉर्मल नॉर्मल बताता है। तो विच ड्रग इंटेक में बी कोज अबाउ कंडीशन। तो यहाँ पे मेट हीमोग्लोबिनीमिया के काज होता है क्लोरोक्यून, सल्फोनेमाइड ड्रग्स हो गई, नाइट्रेट हो गया या डेप्सोन हो गया, ये इसके कोज होते हैं। तो यहाँ पे आंसर आएगा क्लोरोक्यून कोज मैथ हीमोग्लोबिनीमिया, साइनोसिस वगैरह प्रेजेंट है इसमें। क्वेश्चन नंबर 118. ऑटिज्म स्पेक्ट्रल डिसऑर्डर इज कैरेक्टराइज्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? onset before 3 years of age, yes. Impaired verbal and gestral communication, yes. Stereotypic and restrictive behavior pattern, yes. Fourth is tangential speech, no tangential speech होता है जो speech around the topic, not exactly topic। कोई भी बोलेगा टॉपिक के अराउंड स्पीच कर रहा है, स्पीच अराउंड टॉपिक्स। कोई भी टॉपिक्स दिया तो उसके अराउंड ही बोलेगा, उस टॉपिक के बारे में एग्जैक्टली नहीं बोला, उसको बोलते हैं टेंजेंशियल स्पीच, जो कि साइकेट्रिक डिसऑर्डर में होता है, यहाँ पे नहीं होता। तो ऑटिज्म स्पेक्ट्रल डिसऑर्डर क्या होता है? ऑटिज्म स्पेक्ट्रल डिसऑर्डर होता है न्यूरोलॉजिकल एंड डेवलपमेंटल डिसऑर्डर दैट अफेक्ट कम्युनिकेट को अफेक्ट करता है, लर्न को अफेक्ट करता है एंड बिहेवियर को अफेक्ट करता है। तो इसका आंसर आएगा 1, 2 and 3।
क्वेश्चन नंबर 119, विच वैक्सीन आर स्टोर इन द टॉप ऑफ रैक ऑफ द मेन रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट, टेम्परेचर ऑफ 4 to 10 डिग्री। तो सबसे टॉप रैंक पे उस पर रखेंगे जहाँ पे लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन होती है। डीपीटी, डीपीटी तो जरूरत नहीं है, टीटी को भी जरूरत नहीं है, बीसीजी, डीपीटी को वहाँ पे जरूरत नहीं है, बीसीजी, मिजल्स और एमएमआर ये सारी की सारी लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है, तो यहाँ पे टॉप रैंक में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 120, आइडेंटिफिकेशन ऑफ 4D इज ए की एलिमेंट ऑफ विच नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। तो इसका आंसर आएगा राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, आंसर नंबर सी, जिसके 4D होते हैं, डिफेक्ट एट बर्थ, दूसरा होता है डिजीज, तीसरा होता है डिफिशियंसी और फोर्थ होता है डेवलपमेंटल डिले। तो ये 4D होता है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। ओके।